राम राम जी सारा ना। मैं नरेंद्र कुमार पदमपुर सर्वोदय क्लास श्री गंगानगर से। तो अपने कैसी रही पिछली वाली दो क्लासें? कोशिका वाला चैप्टर हो गया अपना, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो सभी ने क्लासेस देखी होंगी। तो उसमें आपको चीज नहीं समझ में आई हो तो उसमें लाइक, पहले तो आप उसमें कमेंट करके पूछिए कोई चीज। पहली बात तो यह क्लासेस को ढंग से देखिए पहले तो, ठीक है। उसको फिर कोई चीज नहीं समझ में आती है वो कमेंट में पूछिए, अपने इस पर चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, आज अपने बात करते हैं, नया टॉपिक लेके आते हैं, उस टॉपिक पर बात करते हैं जिस टॉपिक का नाम है कोशिका विभाजन। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, ठीक है। तो क्या नाम है टॉपिक का? कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन होता क्या है? देखिए, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का बनना या एक कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होना कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था विर्चो। क्या नाम था? विर्चो, या इनका पूरा नाम रुडोल्फ विर्चो था। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? इन्होंने बोला था कि जो नई कोशिकाएं बनती है ना, वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन द्वारा बनती है। जो नई कोशिकाओं का निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोशिकाओं का विभाजन होना क्यों जरूरी है? होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये होता किस लिए है? कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है मेनली। एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। वैसे एक अलग से और बताया होता है, उसका नाम है असूत्री। ठीक है, असूत्री इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन सकता है। अपने बात करेंगे ज्यादातर समसूत्री और अर्धसूत्री की। देखिए क्वेश्चन कोशिका विभाजन अपनी बात करते हैं तो कोशिका विभाजन जरूरी क्यों है? कोशिका का विभाजन होना जरूरी क्यों है? हमारे शरीर में वृद्धि किस वजह से होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। हमारे शरीर में जो अंगों की टूट फूट होती है उसका भरपाई किसके द्वारा होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में किसी की चोट लगती है तो वहां पे भी भरपाई होती है ना, तो वो कोशिका विभाजन द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक नए जीवन की शुरुआत के लिए भी कोशिका विभाजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखिए अब हमारे शरीर में दो प्रकार के कोशिकाओं का विभाजन होता है, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। समसूत्री का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या समान। और अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या अधिक। गुणसूत्रों की संख्या अधिक। ठीक है दोस्तों, ये दो ही बातें हैं फिलहाल अभी अपने पास, इस पे चर्चा करते हैं। गुणसूत्रों की संख्या समान यानी कि यह विभाजन होता है ना, वो कायिक कोशिकाओं में होता है। हमारे शरीर की कायिक कोशिकाओं। कौन सी कोशिकाओं में दोस्तों? कायिक कोशिकाओं। कौन सी कोशिकाओं में? कायिक कोशिकाओं में। देखिए कायिक कोशिकाओं में होने का मतलब यह है कि ये शरीर में टूट फूट, मरम्मत, शारीरिक वृद्धि, अंगों का विकास, ठीक है, इन सभी का कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? शारीरिक मरम्मत पूछा जाता है, ये अंगों का विकास, शरीर का विकास, ये सब जो अभिक्रियाएं या ये जो प्रक्रियाएं होती है वो कायिक कोशिकाओं के द्वारा समसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होती है। अब बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या आदि या अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन हमारे शरीर में कब होता है? जब लैंगिक कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में? लैंगिक कोशिकाओं में। लैंगिक कोशिकाओं या सेक्सुअल सेल में। देखिए कब होता है ये अर्धसूत्री विभाजन में? क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी दोस्तों? आधी रहेगी। आधी हमारे शरीर में एक ही जगह पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो है लैंगिक कोशिकाओं में, यानी कि जो शुक्राणु व अंडाणु बनते हैं। क्या दोस्तों? शुक्राणु व अंडाणु बनते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों?
23 होती है। लेकिन कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? 46 ही रहती है। इसमें कितनी? 23, इसमें कितनी? 46। ठीक है दोस्तों, इसका भी आप छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में अपने आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, अब आगे बात करते हैं। अब आपको पता लग गया होगा हमें पढ़ना क्या है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में हमें बातें क्या क्या करनी है। ठीक है, समसूत्री विभाजन की कितनी बातें हैं, अर्धसूत्री विभाजन की भी यही बातें हैं। अब देखिए असूत्री विभाजन, इसमें गुणसूत्र नहीं होते, केंद्रक गुणसूत्र नहीं होते, इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन। इस प्रकार का विभाजन होता है वो सामान्यतः सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। मेनली सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें कोशिका में एक केंद्रक होता है, जो केंद्रक पहले लंबा हो जाता है इस तरह से, फिर क्या होता है आगे चलकर दो सूक्ष्म केंद्र बना लेता है और आगे चलकर ये दो कोशिकाएं बस, और इसमें कोई बात नहीं। और ना ही इससे ज्यादा इसमें यही पूछा जाता है मेनली कि असूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो कवक, सूक्ष्म जीव, जीवाणु प्रकार की कोशिकाओं में यह असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन की अपने पास इतनी बातें। ठीक है, अब अपने बात करते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करते हैं आप? अपने समसूत्री विभाजन की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ के साथ आप अपने साथ नोटबुक रखें और उसको नोट करते चलें। ठीक है, नोट करते चलें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ के साथ अच्छे से नोट्स बनाते चलें, आपको आगे बहुत काम आएंगे। कौन से विभाजन की बात करते हैं? समसूत्री। समसूत्री, इससे माइटोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइटोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइटोसिस। देखिए, एक वैज्ञानिक आता है जिनका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था? फ्लेमिंग। इन्होंने 1881 में बताया था इस विभाजन के बारे में। यह किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में। किस प्रकार की कोशिकाओं में? कायिक कोशिकाओं। ठीक है दोस्तों, कौन सी कोशिकाओं में? कायिक कोशिकाओं। मतलब ये कार्य क्या करता है? ये हमारे शरीर की मरम्मत, शारीरिक वृद्धि, अंगों का विकास वही कार्य करेंगे। देखिए, अपने बात की थी कि जो कोशिका विभाजन होता है वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन होने से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब क्या होता है, जो इसमें ये मान लीजिए एक सेल है, इसमें कितने गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र है। इस प्रकार की सेल को बोलते हैं मदर सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? मदर सेल या मातृ कोशिका। क्या बोलते हैं दोस्तों? मातृ कोशिका। इसका विभाजन के द्वारा बनती हैं दो कोशिकाएं, जिनमें भी कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। इससे जो बनी हुई कोशिकाएं हैं इसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? डॉटर सेल या पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका। ठीक है दोस्तों, समसूत्री विभाजन की अभी अपने इतनी बात करते हैं। ठीक है, आगे इसको विस्तार से और पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यह किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिका, लैंगिक कोशिका, क्या होता है? लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु अंडाणु का निर्माण। शुक्राणु अंडाणु का निर्माण, इसे बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? मियोसिस। ठीक है,
इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में आगे चरणों। यह एक क्या होती है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिससे अलग अलग चरणों में संपन्न होती है। अब आपको एक चीज और बताता हूं, वो आप ध्यान से देखना। पहले इसको नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए एक शब्द आता है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र, ठीक है। ये होता है कोशिका का विभाजन। ये होता है कोशिका चक्र, ठीक है। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, एक कोशिकाओं का दो कोशिकाओं का बनना, इस पूरे चक्र में ये चलता है। यानी कि ये लगभग आपका भाग बनाता है 95% भाग, और ये 5% भाग बनाता है। इस पूरी अभिक्रिया में 24 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 24 घंटे का। पूरी अभिक्रिया में एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जिसमें से 23 घंटे में कोशिका चक्र चलता है। 23 घंटे में कोशिका चक्र और 1 घंटे में कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इसकी आगे 3 व्यवस्थाएं बनती हैं, उसकी बात करते हैं। जीवन एस, जीवन, इसको मिटाओ एक बार ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये 95% यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रावस्था को बोलते हैं जीवन, इसको एस और इसको G2, और इसको M प्रावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? M प्रावस्था। कोशिका विभाजन को M प्रावस्था या मेटाफेसिस, सॉरी माइटोसिस, ठीक है। इसको जीवन, इसको S और इसको G2 प्रावस्था होती है ये, जिसमें ये चक्कर अपने चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मतलब क्या है, हमने बात की थी ये होता क्यों है ऐसा। ये बड़ी क्लास की बात है, वैसे तो 12th में हमें बताया जाता है, लेकिन हम इसके बारे में 12th क्लास की जब अपने बायोलॉजी करेंगे उसमें डिस्कस विस्तार से करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कोशिका चक्र बहुत बड़ा होता है, तो अपने को लेवल पे देखना, जितना अपने को एग्जाम में जरूरत है अपने उतनी पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहां से लेकर यहां तक कोशिका क्या करती है? रेस्ट करती है, मतलब दोबारा विभाजन के लिए तैयार होती है, और इसमें होता है कोशिका विभाजन। बस ये इतनी बात है। अब अपने बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। होता क्या है समसूत्री विभाजन, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो पीछे हमने बात करनी थी समसूत्री विभाजन की, असूत्री विभाजन की, छोटे छोटे मैंने आपको बता दिया था। अब बात करती है इसमें। देखिए वास्तव में होता क्या है, कोशिका विभाजन एक जटिल प्रक्रिया, ये आपको भी पता है, और ये 2 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन से 2 चरण होते हैं? अब आप मुझे एक बात बताइए, गुणसूत्र किसमें होते हैं? हमने कोशिका चक्र में एक बात पढ़ी थी, गुणसूत्र किसमें होते हैं? गुणसूत्र होते हैं दोस्तों केंद्रक में, केंद्रक में होते हैं ना। गुणसूत्र केंद्रक में है तो कोशिका को तो पूरी विभाजित होने की एक बार जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है? गुणसूत्रों का आधा करना है, गुणसूत्रों को डबल करना है, आधा करना है, डबल करना है, मतलब सारी बात किस पे टिकी हुई है? गुणसूत्रों पे। तो जो समसूत्री विभाजन है या अर्धसूत्री विभाजन वो 2 चरणों में संपन्न होता है। कौन सा? पहला चरण होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि केंद्रक का विभाजन। कौन सा विभाजन दोस्तों? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब केंद्रक, विभाजन काइनेसिस का मतलब विभाजन, यानी कि केंद्रक विभाजन, यानी कि हमें बात करनी है इस विभाजन की। उसके बाद में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। क्या होता है दोस्तों? साइटोकाइनेसिस यानी मतलब कोशिका का द्रव्य विभाजन। पहले क्या होगा? पहले केंद्रक विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा दोस्तों? केंद्रक का विभाजन होगा, ठीक है। उसके बाद में किसका होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, सपोज कीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल भी हो सकता है, बाकी आपको शायद फालतू लगे तो फालतू भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये विभाजन क्या होता है, दोनों अलग अलग चरणों में नहीं होते,
दो अलग अलग चरण दिए जरूर है, लेकिन अलग अलग चरणों में होते नहीं है। ध्यान से समझिए, इसको कंफ्यूज नहीं होना अपने को। जैसे क्या होता है, कोई ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पे चल रही है, एक ही ट्रैक है, दो ट्रेनें हैं जो एक ही ट्रैक पे चल रही है। सपोज कीजिए, आप सभी जानते हो बीकानेर से सूरतगढ़, बीकानेर से सूरतगढ़, इसके बीच में एक ही ट्रैक है। अब देखिए, यहां से 4:45 पर दिल्ली सरायरियोला निकलती है, दिल्ली सरायरियोला, ये ट्रेन निकलती है कितनी, 4:45 पर, ठीक है। उसी के बाद कुछ टाइम बाद जस्ट, यानी 4:45 पर ये निकली, तकरीबन 5:30 या 6 बजे के करीब निकलती है कालका, ठीक है। जब ये 4:45 पर निकली है, तो ये आप मान के चलिए 5:30 के करीब ये कहां पे होगी, ये लूनकरण सन के पास, लूनकरण सन के पास होगी। तब कालका निकलेगी बीकानेर से, यानी कि एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन आगे पीछे आ रही। उसी प्रकार से ये कोशिका विभाजन होता है। कैसे होता है दोस्तों, पहले क्या होता है, जब कोशिका विभाजन शुरू होता है ना, तो पहले केंद्रक विभाजन होना शुरू हो जाता है, जिसकी अपने पढ़ते हैं 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को, कौन कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जब कैरियोकाइनेसिस की अभिक्रिया कहां तक पहुंच जाती है, एनाफेज तक आ जाती है, तब साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, शुरू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइटोकाइनेसिस कब शुरू होता है, कौन सी प्रवस्था में शुरू होता है, तो एनाफेज। कौन सी प्रवस्था में, एनाफेज में। यानी कि दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पे तो आ रही हैं, आगे पीछे आ रही है। ये ऐसा नहीं होगा कि ये सूरतगढ़ पहुंचेगी उसके बाद में ये चलेगी, नहीं, दोनों आगे पीछे चल रही है। यानी कि ये अभी बीच में ही है और पीछे से वो ट्रेन शुरू हो गई है, और एक टाइम ऐसा आएगा दोनों सूरतगढ़ को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। यानी कि कोई टाइम तो आएगा ना, उस टाइम पे ये आगे निकल जाएगी और ये सूरतगढ़ पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ पे पूरा अपना कोशिका विभाजन संपन्न हो जाएगा, ठीक है। ये बात होती है। अब देखिए, इतनी बात आई समझ में, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं, हमारी बुक्स में क्या बात बताई हुई है कि प्रोफेज खत्म होगी, फिर मेटाफेज शुरू होगी, फिर मेटाफेज खत्म होगी, फिर एनाफेज शुरू होगी, फिर एनाफेज खत्म होगी, फिर टेलोफेज शुरू होगी। हमें बुक्स में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वास्तविकता में क्या होता है, वास्तविकता अगर हम देखें तो कब प्रोफेज अवस्था शुरू होती है, कब खत्म होती है, कब मेटाफेज शुरू होती है, कब मेटाफेज खत्म होती है, ये लगातार इस तरह से चक्कर चलता रहता है। मतलब ये व्यवस्थाएं आपस में थोड़ी बहुत मिक्स होती हैं, लेकिन हमें बुक्स में अध्ययन करवाने के लिए इसको पूरा क्लियर किया होता है ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो आपको भी ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कैरियोकाइनेसिस यानी कि कोशिका विभाजन दो भागों में संपन्न होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है वो एक विधि द्वारा होता है, खांच विधि द्वारा, ठीक है। खांच विधि होता है वो जंतु कोशिका में होती है, और प्लेट विधि होती है वो पादप कोशिका में। खांच विधि जंतु कोशिका, प्लेट विधि पादप कोशिका, ठीक है। अब अपने बात करते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस का मतलब क्या है, इसमें माइटोसिस का मतलब ये है कि गुणसूत्र जो कोशिका के अंदर धागे के समान हमें संरचना दिखाई देती है, इसलिए धागे के समान को संरचना को माइटोसिस बोला गया है। माइटोसिस को सहायक सामान्यतः केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। सामान्यतः केंद्रक विभाजन का यही बात मैंने बोली है, कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अगली बात, एक अवस्था मैंने विरामावस्था की बात करते हैं अपने, इसको इंटरफेज भी बोलते हैं। कौन सी अवस्था, विरामावस्था, इंटरफेज भी से बोलते हैं। तो यह क्या होती है, यह समसूत्री विभाजन की पहले की प्रवस्था अपने पहले ही चर्चा की थी। कौन सी, विरामावस्था की पहले चर्चा की थी ना, वो इस अवस्था की बात कर रहा है। कौन सी, समसूत्री विभाजन से पहले की अवस्था कौन होती है, विरामावस्था। जल में जुड़ी रहने के कारण इसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी विभाजन नहीं हुआ है, कोशिका संपूर्ण रूप से इसमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाए, तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। अब होता है कोशिका विभाजन शुरू, यानी कि कैरियोकाइनेसिस। पहले अपने बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस की, फिर अपने बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या साथ के साथ आप नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए दोस्तों,
चलिए दोस्तों अब इससे देखते हैं कौन सी, प्रोफेज या पूर्वावस्था, समसूत्री विभाजन की प्रोफेज या पूर्वावस्था। देखिए अपने चार अवस्थाएं पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है? एक तो पढ़नी है प्रोफेज, एक पढ़नी है मेटाफेज, एक पढ़नी है एनाफेज और एक पढ़नी है टीलोफेज। ठीक है, ये चार अवस्थाएं हमें पढ़नी है। अपने पहले बात करते हैं किसकी? प्रोफेज की। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी या सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी है? तो वो है दोस्तों प्रोफेज। कौन सी व्यवस्था है? प्रोफेज। ठीक है जी। अब देखिए इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। तो होता क्या है, जब समसूत्री विभाजन से पहले अपने बात की थी कौन सी अवस्था थी? अंतरावस्था या विरामावस्था। उसमें क्या था? वो गुणसूत्र में क्या थे? सॉरी, कोशिका में क्या थे? जल का निर्जलीकरण नहीं हुआ था। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू होता है यानी कि कैरियोकाइनेसिस शुरू होता है, कोशिका में क्या होता है? निर्जलीकरण होना शुरू हो जाता है। तो कोशिका में निर्जलीकरण का मतलब उससे जल बाहर निकलेगा। ठीक है, किसके द्वारा? विसरण के द्वारा जल बाहर निकलेगा। तो कोशिका में क्या होगा? गुणसूत्र होंगे या क्रोमेटिन धागे होंगे। कौन से गुणसूत्र या क्रोमेटिन जाल स्पष्ट रूप से में दिखने लगेंगे उसमें। ठीक है, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। दूसरी बात ये, ठीक है। तीसरी बात है, अब आगे चलकर ये जो हमें गुणसूत्र या क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे होते हैं, वो हमें क्या होते हैं? जाल के रूप में होते हैं पहले, वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। क्या दिखाई देने लग जाता है दोस्तों? स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। और बाद में आगे चलकर क्या होता है? छोटे छोटे धागों के रूप में ये टूट जाते हैं। ठीक है, धागों के रूप में टूटकर ये इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। किस प्रकार की? इस प्रकार की। ये संरचना दोस्तों एक गुणसूत्र की संरचना है। किसकी संरचना है? एक गुणसूत्र की संरचना है। इस गुणसूत्र क्या होता है? ये दोनों गुणसूत्र इस सेंट्रोमियर से आपस में एक गुणसूत्र इस मध्य भाग से जुड़े होते हैं, जिसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। और गुणसूत्र पर एक विशेष संरचना पाई जाती है, छोटे छोटे गोले नुमा या इस प्रकार से, जिसे बोलते हैं क्रोमोमियर। ठीक है, अब होता क्या है? गुणसूत्र आगे चलकर अब क्या होता है? लंबाई में विभाजित होता है। इस तरह से लंबाई में विभाजित होता है, लेकिन ये दोनों लंबाई में टूटता तो है, लेकिन ये आपस में दोनों क्रोमेटिन जाल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं। मैंने जब कोशिका चैप्टर करवाया था तो आपको एक बात बताई थी कि एक ऐसा कोशिकांग है, क्या है? एक ऐसा कोशिकांग होता है जो कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में तो नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो वो कौन सा होता है दोस्तों? तारककाय। तो जंतु कोशिका में तारककाय कोशिकांग होता है। वो आगे कोशिका में किसमें होता है? वो दोस्तों कोशिका में होता है। कोशिका में होता है तारककाय। तो ये क्या करता है? उस कोशिका में कोशिका द्रव्य भी होता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है। तो उस कोशिका द्रव्य में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिस परिवर्तन के कारण ये दो भागों में टूटकर ध्रुवों की ओर चला जाता है। और उसमें परिवर्तन के कारण बाद में क्या होता है? उसमें हलचल होती है, जिसके कारण क्या होता है? उसमें तरकु धागे का निर्माण होता है। यानी कि क्या होता है? इस प्रकार से एक संरचना बनती है। ये कोशिका ये इसमें छोटे छोटे धागे रूप में टूट गई। यहां से जो तारककाय होते हैं वो यहां पर किनारों की तरफ खिसक जाते हैं और क्या करते हैं? तरकु तंतुओं का निर्माण शुरू कर देते हैं। तरकु तंतुओं का निर्माण शुरू करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक संरचना बनती है। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है? आगे गुणसूत्र से अब गुणसूत्र क्या हो गए? धागों के रूप में टूट गए हैं। गुणसूत्र क्या हुए? धागों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में गुणसूत्र टूट चुके हैं। गुणसूत्र टूटने की वजह से क्या होता है? गुणसूत्र सिकुड़ेंगे। क्या होंगे दोस्तों? गुणसूत्र सिकुड़ेंगे। निर्जलीकरण हुआ है तो सिकुड़ेंगे। सिकुड़ने के कारण आकार में तो क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। और वैसे क्या हो जाते हैं दोस्तों? मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। तो गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं। और इसके बाद में क्या होता है? धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है। और इसी के साथ साथ क्या होता है? ये इस पूर्वावस्था में क्या होता है? केंद्र जो कोशिका की हो जाती है। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे अपने कौन सी अवस्था के बारे में? मेटाफेज। कौन सी अवस्था के बारे में दोस्तों? मेटाफेज। ठीक है दोस्तों, मेटाफेज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कोशिका विभाजन कौन सी? प्रोफेज या पूर्वावस्था। यह क्या होती है? सबसे लंबी प्रावस्था है। दूसरी बात, कोशिका का निर्जलीकरण। कोशिका में निर्जलीकरण होता है, यानी कि कोशिका में जल की कमी होती है। जिस जल की कमी के कारण क्या होता है? गुणसूत्र इसमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं जो कि क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं। कौन गुणसूत्र? क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं। बाद में छोटे छोटे धागों के रूप में
टूटते हैं और इस प्रकार की संरचना बनती है। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसे बोलते हैं क्रोमोमियर, और इस गुणसूत्र ये धागे होते हैं इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, गुणसूत्र लंबाई में 2 भागों में टूटता है, ये अपने को इस भाग में टूटता है, ये अपने बात कर ली थी। जंतु कोशिका में 4 इकाई कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर ध्रुव की ओर चला जाता है, जो आगे चलकर तरकु तंतुओं का निर्माण करता है। फिर गुणसूत्र से तोड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं। बाद में क्या होता है, यहाँ पे मैंने सॉरी कोशिका झिल्ली नहीं होगा, यहाँ पे केंद्रक झिल्ली विलुप्त होगी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होगी। क्या होगी दोस्तों, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होगी, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगले बात करते हैं अपनी अवस्था के बारे में, कौन सी, मेटाफेज अवस्था के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, मेटाफेज अवस्था के बारे में बात करते हैं।